आइए शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस हैं ये, इस साल सीबीएसई 2027 में आएंगे ज़रूर। ठीक है, ये वो क्वेश्चंस हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड, ठीक है, जिनका आना तय है। समझ लिए कि एक तरह से ये 5 नंबर में, 3 नंबर में, 2 नंबर में क्वेश्चंस आते ही हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और ये PYQs ही हैं एक तरह के। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो फिफ्थ क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा ज़रूर। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहे हैं, गिवन दैट √3 इज़ इर्रेशनल। ठीक है, एक इरेशनल नंबर है और प्रूफ करना है कि 5 + 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया बच्चों, दिया गया है गिवन दैट। ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया है आपके पास गिवन दैट √3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, बात समझ में आ गई। √3 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया गया है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि इस तरह के क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको रैशनल लेंगे और फिर प्रूफ कर देंगे कॉन्ट्रडिक्शन से कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, और ऑलरेडी ये √3 दिया गया, तो इसी की हेल्प से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आइए ले लेते हैं, लेट 5 + 2√3 बी अ रैशनल नंबर, बी अ रैशनल नंबर, be a rational number, so it can be written as, so it can be written as, P/Q। ठीक है, where Q does not equal to 0। P and Q are co-prime integers, P and Q are co-prime integers। इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, को प्राइम इंटीजर्स, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ऐसे दो इंटीजर्स जिसमें सिर्फ 1 कॉमन होगा, 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास P/Q = 5 + 2√3। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, इसको हमने लिख लिया है। अब हम करने ये वाले हैं कि 5 को इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा P/Q -5 = 2√3। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम में हमने Q ले लिया, तो यहाँ पे 1 लगा करके एलसीएम जब Q ले लिया तो 1 से P को मल्टीप्लाई किया तो ये P हो गया, Q को 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5Q, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√3। ठीक है, तो अब 2 भी इधर डिवाइड कर दो, ये 2 जो है वो इधर डिवाइड कर देंगे तो देखिए कितना बनेगा, ये हो जाएगा P - 5Q/2, ये Q हो जाएगा और = √3। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये इक्वेशन अगर हम 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, ठीक है, वी हैव, अब हमें पता है कि ऑलरेडी वी नो दैट, ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी या तो गिवन दैट लिख सकते हैं, ऑलरेडी गिवन दैट √3 इज इरेशनल। √3 कैसा नंबर है, इरेशनल है। ठीक है, √3 इज इरेशनल, सो अब इरेशनल के इक्वल जो भी पार्ट दिया जाएगा वो भी इरेशनल होगा। सो P - 5Q/2Q इज ऑल्सो इरेशनल, क्योंकि ये इसके इक्वल दिया गया है, इज ऑल्सो इरेशनल। ठीक है, बात समझ में आ गई। सो वी कैन से दैट ये जो पूरा का पूरा नंबर है, ठीक है, कौन सा, 5 + 2√3 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल, बात समझ में आ गई, इरेशनल नंबर, बात समझ में आ गई। तो ये पूरा का पूरा नंबर कैसा होगा, इरेशनल नंबर। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो नोट करके यहाँ पे हम बताए दे रहे हैं कि आप इसको स्क्वायरिंग मेथड का इस्तेमाल करके भी प्रूफ कर सकते थे, स्क्वायरिंग मेथड का, ठीक है, इस्तेमाल करके भी आप क्या कर सकते थे, इसी कंटेंट को प्रूफ कर सकते थे। ठीक है, तो अब क्योंकि ये ऑलरेडी √3 दिया गया था इरेशनल, तो हमने √3 का यूज़ करके इस 5 + 2√3 को इरेशनल प्रूफ कर दिया। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा पॉलिनोमियल से दिया गया है। ठीक है, पॉलिनोमियल से दिया गया, कह रहे हैं कि अल्फ़ा बीटा इसके ज़ीरोज़ है। ठीक है, तो अगर अल्फ़ा बीटा इसके ज़ीरोज़ है तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा, और वो कितना होता है, वो होता है -b/a। अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b/a।
ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ से देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है, और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी -2, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी कांस्टेंट टर्म -1। अगर आप यहाँ से कंपेयर कराओगे, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम ए कहते हैं, ठीक है, एक्स के कोफिशिएंट को हम बी कहते हैं, और कांस्टेंट टर्म को हम सी कहते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस, और बी की वैल्यू कितनी दी गई थी -2/1। तो कुल मिलाकर के वैल्यू आपके पास 2 आ गई, क्योंकि हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर अल्फा बीटा की अगर हम लोग वैल्यू देखें, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू कितना दिया गया है c/a, कितना दिया गया है c/a। तो अब अगर आप यहाँ से देखो तो c की वैल्यू -1 है और a की वैल्यू 1 है, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -1। तो अल्फा प्लस बीटा आपने निकाल लिया और अल्फा बीटा निकाल लिया। अब देखिए आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, आपको वैल्यू जो फाइंड करनी थी वो फाइंड करनी थी 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा और प्लस 3 अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है ये चीज, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब आप एक काम करो कि यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप एलसीएम ले लोगे, ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम में नीचे कितना आ जाएगा 2 अल्फा बीटा आ जाएगा, ठीक है, 2 दोनों में है, 2 आ गया और अल्फा बीटा आ गया। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और ये हो जाएगा 3 अल्फा बीटा, ठीक है। तो अब जहाँ जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है और जहाँ जहाँ पे बच्चों अल्फा बीटा है वहाँ पर वैल्यूज रख देंगे। तो आप देख सकते हो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो गया 3 इंटू -1। अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2/-2 हो जाएगा नीचे, क्यों, क्योंकि -1 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और ये हो जाएगा -3, क्योंकि -1 से 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे। अब कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा -1 -3, और दोनों ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा -4, ठीक है। तो ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू और 2025 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, आपको सीबीएसई, ठीक है, 2027 में जो पेपर होने वाला है, ठीक है, इस सेशन के बच्चों के लिए, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा जरूर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या दिए गए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो आपके पास 2 इक्वेशंस दी गई, क्या दिया गया है, दिया गया है 2x - y - 2 = 0, ठीक है, एक इक्वेशन तो ये दी गई है। सेकेंड इक्वेशन दी गई है -4x + y + 4 = 0। अब आपसे कह रहे हैं कि सबसे पहले तो इन दोनों को सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है किसका, ठीक है, वो ऑर्डिनेट्स का, दोनों, ठीक है, दोनों ऑर्डिनेट्स का, ठीक है, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है। क्लियर है, जहां पर लाइनें वाई एक्सिस को कट करती हैं, ठीक है, तो वहां पे उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले तो एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं इसको सॉल्व करके। तो देखिए यहाँ पर y प्लस का है, यहाँ पर y माइनस का है, तो एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर लग जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए, ठीक है, आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दोगे। तो ऑन एडिंग क्या हो जाएगा, ऑन एडिंग इक्वेशन, एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशनों को ऐड करा देंगे। तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ से दोनों इक्वेशनों को अगर आप ऐड करा रहे हो तो ऐड कराने पे आपको क्या मिला, ये तो पहली इक्वेशन हो गई और ये हो गई दूसरी इक्वेशन, ठीक है। तो जब आप ऐड कराते हो तो आप देखोगे ये प्लस माइनस का y कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या होगा, प्लस माइनस का y कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वैल्यू आपके पास क्या बचेगी, वैल्यू आपके पास बचेगी -4x में से 2x गया तो माइनस का 2x बचा, 4 में से 2 चला गया तो प्लस का 2 बचा, इक्वल टू 0। तो अब अगर आप देखें 2x दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये 2 अपनी जगह पे रहेगा, और कैंसिल आउट होने पर x की वैल्यू तो 1 आ गई, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब इस x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, 1 में रख देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, ठीक है,
तो देखिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 में अगर हम लोग रखते हैं तो 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या रख देंगे 1 माइनस वाई माइनस 2 इजुकस टू 0। ये हो जाएगा 2 माइनस वाई माइनस 2 इजुकस टू 0। तो अब आप देख सकते हो 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस वाई इक्वल टू 0, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। ठीक है, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें मिल गई। ठीक है, एक एक्स की वैल्यू और एक वाई की वैल्यू। यही पहले कह रहे थे कि सॉल्व, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। तो पहला पार्ट तो आपका हो गया क्लियर। अब आपसे क्या कह रहे हैं सेकंड पार्ट, ऑल्सो फाइंड एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर गिवन लाइन कट्स वाई एक्सिस। अब देखिए पहली लाइन अगर वाई एक्सिस को कट करेगी तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो फर्स्ट वाली में देख लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 आप देखेंगे x की जगह पे आप क्या रख दोगे 0, तो 2 इंटू 0 माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू कितनी हो गई माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू हो गई माइनस 2, तो इसका ऑर्डिनेट तो ये आ गया। ठीक है, अब इक्वेशन 2 से देख लो, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा बच्चों, अब इस इक्वेशन में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, x की वैल्यू 0 रखने जा रहे हैं। ठीक है, 4 इंटू 0 प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अब अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ इसका सॉल्व करके दिखा देते हैं इतने हिस्से में। ठीक है, तो यहाँ इतने में सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। ठीक है, आइए ज़रा देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ जाएगी -4। दोनों ऑर्डिनेट आ गए। अब इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है। बात समझ में आ गई। इसका हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है, मतलब बड़े में से छोटा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, एब्सोल्यूट डिफरेंस आ जाएगा और मॉड ले लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से तो यही वैल्यू निकल रही है, क्या होगी -2 और सब्ट्रैक्ट कराएंगे -4, तो -2 प्लस 4 और वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना आ जाएगा दोनों ऑर्डिनेट्स का। ठीक है, दोनों लाइनों के ऑर्डिनेट्स का और एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स। तो अब देखिए नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन दिया गया है और आपको पता है अगर रूट्स इक्वल हैं तो कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट रूट्स आर इक्वल इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वल टू 0, मतलब क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये कंडीशन होती है। अब आपके पास देखिए पॉलिनोमियल क्या दिया गया है px ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अब जल्दी से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। px को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो px², px को 2 से कराओगे तो 2px हो जाएगा और फिर क्या है ये प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब जब आप कंपेयर कराते हैं तो a b c की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी p, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x का कोफिशिएंट होता है तो -2p, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी 6। अब ये सारी वैल्यू इसमें उठा करके हम लोग रख देते हैं और देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट कितना आ रहा है। ठीक है, तो आइए वैल्यू रख दिए तो -2p का होल स्क्वायर -4 तो ऐसे ही रहेगा इंटू a की जगह पे p है और c की जगह पे 6 है और ये रहा इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 4p² माइनस ये कितना हो जाएगा 24p इक्वल टू 0। अब इसमें आप देख सकते हैं कि 4p तो कॉमन आ रहा, बाहर निकाल लो, यहाँ से बचेगा p और यहाँ से बचेगा 6 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं दो का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा। तो अब अगर हम लोग देखें 4p इज़ टू 0 तो हम देख सकते हैं 4 डज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि 4 तो 0 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब p इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक वैल्यू यहाँ से मिल गई हमको। ठीक है, फिर अगेन p माइनस 6 इक्वल टू अगर आप 0 लेंगे दूसरा फैक्टर तो p की वैल्यू क्या मिल जाएगी 6 मिल जाएगी। ठीक है,
तो अब आप देख सकते हैं p इक्वल्स टू 0 तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही इस पॉलिनोमियल में जो पॉलिनोमियल दिया गया कितना दिया गया, px x माइनस 2 प्लस 6, जैसे ही p की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये तो कांस्टेंट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो p की वैल्यू तो नॉट पॉसिबल है। ठीक है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि p की वैल्यू आप 0 ले लो, क्योंकि 0 ले लोगे तो ये पूरा वैनिश्ड हो जाएगा। तो p की वैल्यू क्या हो सकती है? p की वैल्यू 6 हो जाएगी आपकी। कितनी हो जाएगी? p की वैल्यू 6 हो जाएगी। क्लियर है ये चीज़? बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 5 क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जरूर बोर्ड में। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। आइए लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि इसके अंदर क्या दिया गया है हमारे पास। अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। कह रहे विच टर्म ऑफ एपी इज फर्स्ट निगेटिव टर्म। मतलब आपको एपी दी गई है। ठीक है, और एपी क्या दी गई है? 65, 61, 57, 53 डैश डैश डैश। ठीक है, ये एपी दी गई और आपसे कह रहे हैं इसका फर्स्ट निगेटिव टर्म बताइए क्या होगा। तो अब हमको पहले से पता है कि फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या होता है। ठीक है, वी नो दैट फर्स्ट निगेटिव टर्म ऑफ एन एपी इज क्या होता है? an इज लेस देन 0। तो फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या होता है? an की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब है an की वैल्यू लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया? ठीक है, देयरफॉर an इज लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया? ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0। मतलब ये क्वांटिटी लेस देन क्या होगी? 0 होगी। तो आइए जरा देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है बच्चों। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी दी गई है? वो तो 65 हो गया। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 61 में से 65 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -4। तो अब ये सारी वैल्यूज उठा करके इसमें रखते हैं और देखते हैं वैल्यू कितनी आ रही है। तो ए की जगह पे आप रख दो 65। ठीक है, n-1 ऐसी रखते हैं और d की जगह पे रख देते हैं -4 और ये रहा लेस देन 0। ये पूरी क्वांटिटी लेस देन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आइए सॉल्व करते हैं। तो 65 माइनस 4n, क्योंकि -4 को n से करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? -4n, और -4 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? +4। ठीक है, और ये हो गया लेस देन 0। अब आप देख सकते हैं 69 माइनस 4n लेस देन 0। क्यों? क्योंकि 65 और 4 ऐड हो गए। अब 4n को अभी यहाँ पर रूल भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इनइक्वालिटी के जो रूल होते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 4n अगर उधर चला गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 4n। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? n इज ग्रेटर देन, ये हो जाएगा 69/4। तो अब 69/4 है तो ज़रा डिवाइड करके चेक कर लो कितना आ रहा है। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करोगे, 4 1 ज़ा 4। ठीक है, तो 6 में से 4 गए, 2 बचा, ये 9 आ जाएगा। फिर 4 7 ज़ा 28। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया तो कितना हो जाएगा? 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। फिर ये 2 आ गया और फिर 4 पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लोगे, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आ गई n इज ग्रेटर देन 17.25। मतलब n की वैल्यू 70वें टर्म से बड़ी है। तो 70वें टर्म से बड़ा मतलब 18वां टर्म होगा। तो फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन सा होगा बच्चों? इस एपी का पहला निगेटिव टर्म जो होगा वो 17 से बड़ा मतलब 18 होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो ये थे हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप लोगों ने किए हैं। अगर आप इसकी फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइव सेक्शन में जाके प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमने क्या डाल रखी हैं। ठीक है, हमने पीडीएफ्स दे रखी हैं PYQs की। ठीक है, और नोट्स की, डीप कॉन्सेप्ट की, तो वो भी आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। रोज़ लाइव क्लासेस होती हैं तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और रोज़ क्लासेस को अटेंड करिए और रियल टाइम में आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।